ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें दो चैप्टर आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर हैं। इसमें से सबसे पहली डेफिनेशन आती है कूलम्ब्स लॉ। अब देखो, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, इसकी डेरिवेशन बड़ी अ, छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी। तो चलो पहले कूलम्ब्स लॉ समझ लेते हैं। तो देखो, बड़ा आसान सा है। जैसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता था ना, वैसा ही है। उसमें क्या लिखते थे? ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वेयर। बस यहाँ पे यह क्यू आएगा और यहाँ पे के आ जाएगा, बाकी सब सेम। ठीक है, तो देखो, फिलहाल मैंने जो डायग्राम बनाई है वो बनाई है वेक्टर की फॉर्म की। ठीक है, आप बिना इन वेक्टर को लगाए, ठीक है, इनको हटा दो तो ये नॉर्मल डायग्राम बन जाएगी। जैसे कि ये Q1 है, यहाँ Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, या छोटा r लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। इनको रिपेलिंग फोर्स लग रही है F12 या फिर F21। तो अब आपको पता ही है F12 क्या होता है, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। उससे पहले दोबारा से समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बस ये बोला गया है कि जो भी फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो बिटवीन डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का। बस इतना सा काम है और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब आपको डेरिवेशन लिखनी होती है जो छोटी सी, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ R। आप इसकी जगह छोटा r ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर F12 इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये लिखने का थोड़ा सा एक छोटा सा नोटेशन है अपने याद रखने के लिए। F21 इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ऑल्सो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही आपको डेफिनेशन में लिखना होता है। ठीक है, कि ये कॉलम्स ने बताया था। अब हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख देंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही हम लिख देंगे फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तो अभी मैंने यहाँ आर कैपिटल लिखा है तो मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, आप छोटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इसको कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा कुछ एफ इज इक्वल टू, मतलब पहले डायरेक्टली पोर्शन लिख लेते हैं। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करके लिख देने हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा लगे क्वेश्चन, और कुछ नहीं होता डेरिवेशन में। फिर इसको हम हटा देंगे तो यहाँ बन जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अगर Q1 Q2 बराबर हुए तो फिर आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो KQ² अपॉन आर का स्क्वायर, जो कि फिलहाल अभी के लिए तो नहीं है। तो अभी हमने Q1 Q2 लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो के लिखा है ना मैंने, इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, अभी हम नीचे लिखेंगे। तो वो होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्यों आए हैं वो अभी देख लेते हैं। फिलहाल ये आ गई वैल्यू, और साथ में के की एक और वैल्यू भी होती है, के इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो ये लिखा है मैंने पूरा, ठीक है, इसी की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इससे हम अभी ड्राइव करके वो लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो सॉरी, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो यूनिट क्या होंगे, अब यूनिट कैसे निकालने हैं? के यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यही वाला यूज़ करना है, एफ इज इक्वल टू के Q² अपॉन आर का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो के आ गया यहाँ से, के इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब आ गया आपके पास, ये उठा के यहाँ लिख दो। तो यूनिट आ गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमने इसमें से डायमेंशन फॉर्मूले निकाल के लिखने हैं। डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के लिए आपको एन तो पता है, ये हमें पता है और याद भी होना चाहिए। नहीं याद है तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, फोर्स लेंथ का स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। अब कूलम के जो डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं 80, 80 का स्क्वायर। कहाँ से निकले 80 के? करंट से। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट के एम्पियर
टाइम के टी, तो चार्ज के एटी यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना। फिलहाल अब इसको ठीक से लिखोगे एक लाइन में ऊपर मतलब, तो ये आ जाएगा एम एल का क्यूब हो जाएगा, टी की पावर -4 हो जाएगी और ए की पावर हो जाएगी -2, ठीक है। ये बन गया। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि आपने ऊपर देखी अभी, देखो के इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई। 4 पाई तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट तो है ना, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी भी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और क्योंकि ये के का रेसिप्रोकल है एक टाइप से, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या होंगे, जो इसके के होंगे उसके रेसिप्रोकल। तो देखो के यूनिट क्या है, ये लिखे मैंने के यूनिट। तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दो, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहीं से डायमेंशन फॉर्मूले निकाल लेते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूले भी उल्टे होंगे, तो देखो डायमेंशन फॉर्मूले भी इसी के उल्टे कर दो आप। तो इसके उल्टे करूँगा तो क्या आ जाएगा, एम की पावर 1 है तो यहाँ -1, एल की पावर क्यूब है तो -3, टी की पावर -4 है तो +4, ए की पावर -2 की जगह 2 आ जाएगी। ये बन गया आपका परमिटिविटी, ठीक है। तो अब आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा, बस ये है। दिस इज कूलम्स लॉ। अब आते हैं इन वेक्टर फॉर्म। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको दिया तो होता है कूलम्स लॉ का, लेकिन बोला होता है इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, ये जो फोर्स निकली है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये लिखती है मैंने, ये जो बनी आपकी, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, सब कुछ सेम टू सेम अप टू यहाँ तक तो सेम ही लिखो, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। अब देखो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, विद वेक्टर फॉर्म लिखना है तो यहाँ एरो लग जाएंगे ऊपर वेक्टर वाले, ठीक है। और आर की जगह हम क्या लिख देंगे, आर को भी वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो इन वेक्टर फॉर्म जो आपका फॉर्मूला बनेगा आफ्टर कंबाइनिंग, वो बन जाएगा ये, एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर शो करने के लिए इसके साथ एक नई चीज़ लग जाएगी, दैट इज़ डायरेक्शन। तो R12 की डायरेक्शन जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, या तो ऊपर को ले लो या नीचे की तरफ को ले लो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होगी ये। तो आप कौन सी फोर्स लिख रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ 1 2 लिखा है, तो आसान याद रखने के लिए यहाँ भी 1 2 लिख देता हूँ। तो दोनों तरफ 1 2 कर दिया। अब एक और चीज़ होती है इसमें कि इसका फॉर्मूला ना किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो डायरेक्शन की फॉर्म में हो गया, ठीक है। डायरेक्शन की जगह वेक्टर फॉर्म में भी तो लिखना है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई वेक्टर होता है ए वेक्टर, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर मैं किसी की डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ, मतलब इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला होता है ये, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम आर की जगह लिख सकते हैं आर का वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, 1 2 1 2 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं फिर इसको, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ लिख देना है हेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर की डायरेक्शन, ठीक है। देयर फोर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर। आप चाहो तो 1 2 यहीं लिख दो, ये 1 2 आ गया, ये भी 1 2 आ गया, यहाँ पे भी 1 2 आ गया, 1 2 1 2, ये उठा के इसमें पुट कर देना। तो जैसे ही पुट करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बन गया एफ का, F12 इज इक्वल टू कितना बन गया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे आर की पावर जो है ना वो स्क्वायर पहले से है, एक और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में आके,
तो चलो एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ। यहाँ पे है R12 का स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ क्या आने वाला है अब, आर वेक्टर 12 डिवाइडेड बाय R12। बस हो गया, इसको इकट्ठा कर दो, आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल वेक्टर फॉर्म। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R12 इन वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब। यहाँ तक आपने रोक देना। बस ये बन गई आपकी डेरिवेशन छोटी सी। तो इन वेक्टर फॉर्म भी आ गई और नॉर्मल फॉर्म में भी आ गई, ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं हम। तो डायरेक्शन बता सकते हैं इसकी वजह से, ये जो F12 है दैट इज इक्वल टू -F21। तो थर्ड लॉ भी वैलिड हो गया। अब इसी के साथ मीडियम में भी देख ही लेते हैं। तो मीडियम वाला तो कुछ बड़ा खास नहीं होता है। तो देखो मीडियम में क्या करते हैं, अगर आपको बोलेंगे मीडियम में ड्राइव करो तब भी आपने ये सारी चीज़ें सेम लिखनी है। कहाँ तक, जहाँ तक कंबाइन किया है, ठीक है। तो ये कंबाइन करने तक सब कुछ सेम लिखना है। उसके बाद आपने लिख देना ये, देखो अब जो यहाँ मीडियम में फोर्स बनेगी वो होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस एक छोटी सी चीज नई ऐड हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा याद रखना है आपको कि एक मीडियम यूज़ किया हमने, जिस मीडियम में क्या है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दी है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, ये मैंने नीचे लिखा है रिलेटिव परमिटिविटी, या मीडियम का डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो परमिटिविटी मतलब आपको ना एक वो बताती है, ये बताती है कि कोई मीडियम कितना अच्छे से चार्ज हो सकता है, तो वो बताती है एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है कुछ कॉन्स्टेंट्स में होती है, जैसे 4 9 ऐसा करके, 1 2 3 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। जैसे पानी के लिए अगर बात की जाए तो ये 81 होती है। तो इस टाइप से वैल्यूज होती हैं। फिलहाल हमने क्या करना था, इसको मीडियम के फॉर्म में लिखना है। तो देखो बाकी सब सेम रहेगा। ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मीडियम जब नहीं होगा, वैक्यूम में क्या फोर्स होगी, K Q1 Q2/R²। इस K की वैल्यू मैं ओपन करके लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा। मीडियम के आने से बस यहाँ पे एक एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी एज इट इज लग जाएगा Q1 Q2/R का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हो इन दोनों को, बट फिलहाल इतना काफ़ी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ये तो पहले से ही आपको पता है, दिस इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये एक आपके पास रिलेशन बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और रिलेशन लिख दिया मैंने, देखो यही लिख दिया, F1 इज इक्वल टू F1 मतलब मीडियम में F0 अपन एप्सिलॉन आर, ये बन गया यहाँ से। ऐसे ही एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी आगे चल के। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी रिलेशन आता है इसका, तो मैंने ये अभी लिख दिया आपके पास, ठीक है। तो ये था आपका कूलम्स लॉ। और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर ही का नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आगे जाके कैपेसिटर वाले चैप्टर में आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको, कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड, वो है यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, जो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली बात, ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है, मतलब थर्ड लॉ को ओबे करता है, ठीक है। होना भी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में रिपेल करेगा तो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू -1, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अच्छा और क्या याद रखने वाला है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, वही F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो इनको ऐसे लॉ बोल देते हैं, ठीक है। और ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस लॉ ओनली वैलिड फॉर कब, जब चार्जेस बड़े छोटे से होंगे, ठीक है। जब हम पॉइंट चार्जेस यूज करेंगे तब की बात हो रही है। दूसरा, चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, अगर वो मूव करने लग जाते हैं तो ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। छोटे डिस्टेंस पे वैलिड होता है। और तो ये तो चलो इसके लिए आ गया कि ये कब कब वैलिड होता है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे जो ये वाली फोर्स है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होती है।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं इसको। और ये साथ में लिखा हुआ है, ये जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया कि किस किस के बीच में होती है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उनके अंदर हो सकती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। डेरिवेशन तीनों आ गई, वेक्टर फॉर्म में भी आ गई, नॉर्मल भी आ गई और मीडियम में भी आ गई, ठीक है।